वेलकम टू नालंदा क्लासेस। सो आज की क्लास में हम लोग 2019 फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, व्याख्याता का। क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर 100 तक का सॉल्व करना है। 1 से 75 तक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। A body is moving with uniform acceleration describes 12 मीटर इन थर्ड सेकेंड। एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये तीनों फॉर्मुला वैलिड हो जाएगा। बोल रहा है तीसरे सेकंड में 12 मीटर कवर कर रहा है। तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 12 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है तीसरे सेकंड में 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब n इज इक्वल टू 3 और s इज इक्वल टू 12। 12 इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू। 3 पुट करेंगे तो 3 2 6 माइनस 1 5। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और क्या बोल रहा है? एंड 20 मीटर इन फिफ्थ सेकंड, पांचवें सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो n की जगह 5 पुट करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 मीटर। 20 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू। एन की जगह 5 पुट करूंगा, 5 टू जा 10 माइनस 1 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये दो इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है? फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालना है। भाई हमको तो फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हमको u और a निकालना पड़ेगा। u और a कैसे निकलेगा? इस इंफॉर्मेशन से। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करेंगे तो u और a निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 को माइनस करते हैं। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 20 माइनस 12 8। u कैंसल, a बाई टू कॉमन निकल जाएगा। 9 माइनस 5 4। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4 जा, तो a की वैल्यू कितनी आई? 8। चलो a तो आ गया। अब u निकालना है। कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे इस इक्वेशन में पुट करूंगा, a की वैल्यू 8, 8 बाई टू 4, 5 4 जा 20। ठीक है, सॉरी a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, सॉरी a की वैल्यू 4 आ रही है ना। a की वैल्यू है 4। a की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, 4 बाई टू 2, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू यू प्लस 10। दैट इज u इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। u और a आ गया, बस इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। u आया 2, a आया 4, 4 इंटू 10, 10 4 40 प्लस 2 42 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज 42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए। वेक्टर ए है, इसका एक्स कंपोनेंट कितना दिया हुआ है? 7, तो 7i। वाई कंपोनेंट कितना दिया हुआ है? 6, तो 6j ये दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का भी एक्स और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, मान लेते हैं वेक्टर बी, इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट आई ले लेते हैं और जे कंपोनेंट वाई ले लेते हैं, तो b इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। इससे हम लोग a प्लस बी क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस एक्स, आई कंपोनेंट जुड़ जाता है, 7 प्लस एक्स आई कैप, 6 प्लस वाई जे कैप। और क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी का x कंपोनेंट 11 है और y कंपोनेंट 9 है। सो 11i प्लस 9j इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स आई प्लस 6 प्लस वाई जे। क्योंकि ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो i कंपोनेंट बराबर होगा,
इसका आई कंपोनेंट 11, इसका आई कंपोनेंट 7 प्लस एक्स, इससे एक्स की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। जे कंपोनेंट भी बराबर होगा, इसका जे कंपोनेंट 9, इसका 6 प्लस वाई, इससे वाई की वैल्यू कितनी आई 3। एक्स और वाई आ गया, बट हमें एक्स और वाई नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वेक्टर बी, वेक्टर बी ध्यान देंगे क्या था एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स कितना है 4, 4i प्लस 3j, वाई की वैल्यू कितनी आई 3। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, 25 का रूट 5, मतलब बी की वैल्यू कितनी आएगी 5। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r, एक पार्टिकल है, सॉरी, जो सर्कल में मूव कर रहा है, मास कितना है m। कोई भी चीज सर्कल में मूव करता है तो कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना दिया हुआ है -k/r², और इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो हमको काइनेटिक और पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा। अब काइनेटिक कैसे निकाले हम लोग, तो हमको ये पता है कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कल में मूव हो ही नहीं सकता। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स दिया कितना हुआ है -k/r², मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं, माइनस का मतलब ये होता है कि वो सेंटर के तरफ है, वो तो हमको पता है, इसलिए हम माइनस नहीं लिख रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं। तो k/r² इज इक्वल टू mv²/r, एक आर कैंसल, इससे mv² की वैल्यू कितनी आई k/r, ठीक है। अब हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², दैट इज हाफ mv², कितना आया k/r, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी आया k/2r, इसको नोट करेंगे। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ f.dr, माइनस के साथ इंफिनिटी से लेकर r, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। सो माइनस इंफिनिटी से लेकर r, f की वैल्यू कितनी है, अब यहां पर f की पूरी वैल्यू रखनी है अपने को, है ना, मतलब विथ साइन, तो -k/r² dr, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, r का पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2, r का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, ये होगा, लिमिट होगा इंफिनिटी से लेकर r तक। तो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है -k, r का पावर -1 मतलब 1/r, लिमिट होगा इंफिनिटी से लेकर r तक, -k, अपर लिमिट पुट करेंगे 1/r, लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, 1/इंफिनिटी 0, तो ये आ रहा है -k/r, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। चलिए, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितना आया k/2r, पोटेंशियल कितना आया -k/r, दोनों में कॉमन निकल जाएगा, k/r बचेगा कितना 1/2 -1, ये माइनस हाफ हो जाएगा, तो -1/2 k/r टोटल एनर्जी, ठीक है।
दिस इज द करेक्ट आंसर। आप लोग चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? व्हेन अ फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न में मूव करता है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो। और वेलोसिटी जब कम होती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। द रीजन ऑफ विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स। देखो क्या बोल रहा है, ये लिक्विड है, लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ये लेयर 1 2 3 ऐसा हम लोग डिवाइड कर लिए। जब लिक्विड मूव करता है तो दोनों के बीच में विस्कस फोर्स आता है। विस्कस फोर्स मतलब जो काम सॉलिड में फ्रिक्शन करता है वही काम लिक्विड में विस्कोसिटी करता है। तो लिक्विड में जो विस्कस फोर्स आता है उसके पीछे का कारण क्या है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ यही बोलता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कहीं ना कहीं फोर्स जो है वो मोमेंटम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मोमेंटम से। और हम बात कर रहे हैं विस्कस फोर्स, मतलब ये मोमेंटम से लिंक है। तो मोमेंटम से लिंक वाला ऑप्शन कौन सा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का रिलेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। एक लेयर से दूसरे लेयर लीनियर मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। फोर्स किससे लिंक है? मोमेंटम से। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। सी और डी भी गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? अ लीड स्पीयर ऑफ मास m falls on a viscous liquid with terminal velocity v naught। देखो, एक स्पीयर है जिसका मास है m, ये फॉल कर रहा है विथ टर्मिनल वेलोसिटी v नॉट दिया हुआ है। अनदर लीड स्पीयर ऑफ मास कैपिटल m, ये भी लीड का बना हुआ है, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम होगी, इसका मास कैपिटल m, फॉल थ्रू द सेम विस्कस लिक्विड विद टर्मिनल वेलोसिटी v नॉट, ये भी सेम लिक्विड में नीचे जा रहा है विद टर्मिनल वेलोसिटी 4v नॉट दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ कैपिटल m बाय स्मॉल m, कैपिटल m अपॉन स्मॉल m का रेशियो चाहिए हमको। ठीक, कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी और इनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2/9 आर स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ बॉडी। मान लेते हैं लिक्विड का डेंसिटी ये है और बॉडी का डेंसिटी रो बी, अपॉन ईटा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दोनों बॉडी के लिए, दोनों बॉडी लीड से बने हुए हैं तो डेंसिटी सेम है, दोनों बॉडी सेम लिक्विड में है तो ईटा सेम होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेम होगी, और जी तो सेम है ही दोनों बॉडी के लिए। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हम रिलेशन एस्टेब्लिश किए टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के बीच में, लेकिन हमको टर्मिनल वेलोसिटी और मास के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो रेडियस को मास में कैसे कन्वर्ट करें? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाउ टू कन्वर्ट रेडियस इनटू मास, चलिए देखते हैं। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। अब क्योंकि दोनों बॉडी सेम मटेरियल से बने हुए हैं, दोनों के दोनों लीड है तो डेंसिटी सेम है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। स्पीयर, स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 कांस्टेंट है, तो m इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका मतलब r किसके प्रोपोर्शनल है? r इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर 1/3। r स्क्वायर देखना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर 2/3। दिख रहा है?
दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को 1 में रख देते हैं. आर स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? m का पावर 2/3 के. सो टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर 2/3. ये आ गया. चलिए अब आगे देखते हैं. थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? पावर्स को इधर भेज दूं तो टर्मिनल वेलोसिटी का पावर ये 2/3 है ना, 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू m. ऐसा हम लोग कर सकते हैं. मतलब मैं किया क्या हूं, ये पावर 3 और 2 इसको मैं इधर उधर ट्रांसफर कर दिया हूं. ठीक है. अब देखो m, द रेशियो ऑफ कैपिटल m बाई, नहीं, कैपिटल m बाई स्मॉल m का रेशियो चाहिए. कैपिटल m की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? 4v0. स्मॉल m की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी थी? v0 का पावर 3/2. ठीक है. v0 कैंसल. 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2. इसको ऐसे समझो, यही हमारा आंसर है. 4 का पावर 3/2 कैसे निकालें? 4 का पावर 1/2 का क्यूब लिख सकता हूं. 4 का पावर 1/2 मतलब √4. √4 कितना होता है? 2. 2 का क्यूब. आंसर कितना आएगा? 8. तो करेक्ट आंसर इट्स 8:1. ठीक है. नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 81. इस क्वेश्चन को अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये विलोपित प्रश्न में से एक था. हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. An ideal gas is initially at temperature T and volume V. Pressure remaining constant, its volume is increased by del V. एक आइडियल गैस है, इनिशियली उसका प्रेशर कितना है? P, टेम्परेचर T है. ठीक है. प्रेशर कांस्टेंट है. भाई हमको पता है P, देखो हमको पता है PV इज इक्वल टू nRT. आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होता है. अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बदलेगा, यहां वॉल्यूम बदलेगा तो यहां क्या बदलेगा? टेम्परेचर. मान लेते हैं वॉल्यूम में चेंज आया डेल वी, तो टेम्परेचर में चेंज क्या आएगा? डेल टी का. ठीक. वॉल्यूम में चेंज आया डेल वी तो टेम्परेचर में चेंज आया डेल टी. एक क्वांटिटी है डेल, डेल वी अपॉन वी डेल टी. तो ये डेल और टी के बीच में ग्राफ स्टैब्लिश करने बोल रहा है. डेल और टी के बीच में, डेल को वाई एक्सिस में लिया हुआ है, टी को एक्स एक्सिस में रखा हुआ है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल और टी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं. जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो जिन दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ पूछ रहा है उनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हो. तो सबसे पहले डेल और टी के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं. वो कैसे निकलेगा? इन्हीं दोनों इक्वेशन से. दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं. v बाई डेल वी, एनआर कैंसल हो जाएगा, t बाई डेल टी. ठीक है. v बाई डेल वी और ये t को इधर भेज दिया, इज इक्वल टू 1 बाई डेल टी. क्या ये चीज डेल दिया हुआ है आपको? ये t है. क्या ये चीज डेल दिया हुआ है? v बाई डेल वी इंटू डेल टी. सॉरी 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 सॉरी, डेल क्या है? डेल वी बाई वी डेल टी. इसको इधर भेज देते हैं, डेल वी बाई वी डेल टी. मैं यहां पर मिस्टेक कर रहा हूं थोड़ा सा. v बाई डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t बाई डेल टी. ये होगा. अब देखते हैं डेल वी बाई वी डेल टी, ये इधर चला गया. डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू v बाई टी होगा. ठीक है. तो डेल वी बाई डेल टी इंटू वी, ये कितना आया? 1 बाई टी. और यही चीज क्या दिया हुआ है अपने को? डेल. तो डेल इज इक्वल टू 1 बाई टी. डेल y में रखा हुआ है और t x में रखा हुआ है. y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? ये y है, ये x है. तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है. इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो आंसर ये होगा.
तो ग्राफ का क्वेश्चन जब भी आएगा आपको, जिन दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ पूछ रहा है उनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना पड़ेगा। मैथमेटिकल रिलेशन निकाल दिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन होता है सॉल्व करने का, यही टेक्निक होता है। चलिए नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 83, a ball of mass 5 kg experience a force 2x square plus x, work done in displacing a ball of 2 मीटर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फोर्स दिया है और वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना दिया हुआ है? एक्चुअल में ये होता है dw इज इक्वल टू f इंटू dx, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स कितना दिया है? 2x स्क्वायर प्लस x इंटू dx, ये dw। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, x का लिमिट कहां से कहां तक रखना है? 0 से 2। वर्क का लिमिट, जब x 0 था तो वर्क 0, जब x 2 हो गया तो वर्क w। dw का इंटीग्रेशन, w लिमिट होगा 0 से w, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे। 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा। लिमिट क्या रखेंगे हम लोग? 0 से लेकर 2 तक। सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? w माइनस 0, w आ गया, ये 2/3। x की जगह लिमिट रखेंगे, सबसे पहले 2 फिर 0, तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब होगा, प्लस 1/2। x का लिमिट 2 और 0, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2/3, 2 टू 4 टू 8, 2/3 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 4, तो 8 टू 16/3 प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो 3 टू 6, 22/3 आएगा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दिया हुआ है? मास। यहां पर मास का कोई है ही नहीं यूज, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होंगे कि मास क्यों दिया हुआ है। बस यही ट्रिक था, बाकी क्वेश्चन आसान है, मास का कोई काम नहीं है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है? अ कार्नोट इंजन वर्क बिटवीन टेम्परेचर 600 केल्विन एंड 300 केल्विन। देखो, ये सोर्स होता है, ये वर्किंग सब्सटेंस होता है। सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस, सिंक। सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है 600 केल्विन, सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। इन ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन द इंजन ड्रॉस 1000 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी। ये जो इंजन है ये कितना हीट निकाल रहा है? 1000 जूल ऑफ एनर्जी को निकाल रहा है, ठीक है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इंजन का एफिशिएंसी निकालना है। तो कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2/T1, जहां T2 होता है लोअर टेम्परेचर, दैट इज सिंक का टेम्परेचर, T1 होता है हायर टेम्परेचर। पुट करते हैं, 1 माइनस T2 कितना है? 300, T1 कितना है? 600, तो 1 माइनस 3/6 मतलब 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2। एफिशिएंसी आया 1/2, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, डेट इज आ जाएगा 50%। तो एफिशिएंसी आएगा 50%। अगेन इस क्वेश्चन में हीट दिया हुआ है 1000 जूल, इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना, कोई यूज नहीं है, बस यही ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, क्या बोल रहा है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। कितने रेडियस में? r रेडियस में, ठीक है। द वर्क डन इन रिवॉल्विंग इज,
वर्क डन निकालना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। कोई भी चीज घूम रहा है तो उस पर फोर्स किधर लगता है? सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि mg प्रोवाइड करेगा। मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होगा? 0। तो वर्क आएगा 0। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mg के द्वारा कोई भी वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 0। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके। सो हमारी बहुत जल्द ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है ना? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। वीकली टेस्ट होगा आपका, डेमो क्लासेस फ्री हैं। आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। और 7 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। ठीक है, सो आप लोग इंक्वायरी करके सारा डिटेल को पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नोटिफिकेशन आने का वेट बिल्कुल नहीं करना है अपने को। नोटिफिकेशन जब भी आए, हो सकता है 2 महीने के बाद आए, हो सकता है दिसंबर में आए, हो सकता है अगले साल आए, लेकिन आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। कोई भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का है अगर नोटिफिकेशन आने से पहले आपकी तैयारी हो गई हो। कोई भी एग्जाम हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। सो इस व्याख्याता पेपर की भी प्रिपरेशन आपको अभी से ही स्टार्ट कर देनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी एंड सी डी आर टू आइडेंटिकल रॉड्स, दिख रहा है अपने को। मास m, लेंथ l दिया हुआ है। आर जॉइंट, इस तरीके से ज्वाइन हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टू रॉड अबाउट बाइसेक्टर एक्स वाई। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए, एक रॉड है जिसका मास है m, लेंथ है l। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये जेड एक्सिस दिख रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। ये एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर एंड से पास होता तो एम एल स्क्वायर बाई 3 होता। सेंटर से पास हो रहा है तो एम एल स्क्वायर बाई 12। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12, इसका भी वही होगा एम एल स्क्वायर बाई 12। तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, ये किस एक्सिस के अबाउट निकल रहा है? जेड एक्सिस के अबाउट। तो जेड एक्सिस के अबाउट कितना हो गया? 2ml² बाई 12 हो गया। बट हमें जेड एक्सिस के अबाउट नहीं पूछ रहा है, हमें तो इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है। अब देखो, एक एक्सिस ये वाला है और एक एक्सिस मैं और ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स डैश वाई डैश। ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। ठीक है, अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट भी वही होगा। ये एक्स का काम कर रहा है, ये वाई का काम कर रहा है। तो आई एक्स और आई वाई बराबर है, तो इसको हम लोग आई ले लेते हैं, तो ये भी आई हो जाएगा। आई प्लस आई 2i, और आई जेड कितना है? 2ml² बाई 12। 2 2 कट गया,
आई आएगा ml²/12। यही पूछ रहा था इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करेक्ट आंसर इज ml²/12। नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी टेक 4 मिनट टू कूल फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक बॉडी है, शुरुआत में 100 डिग्री सेल्सियस पे था, 100 से 70 डिग्री सेल्सियस में आया, कितना समय लगा? 4 मिनट। इफ दैट रूम टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 70 टू 40, 70 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस आने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कैसे सॉल्व करें? ये क्वेश्चन देख के लग रहा है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है? रेट ऑफ कूलिंग, पहले यहां से यहां देखते हैं हम लोग। रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग कितना होगा? 100 माइनस 70, 30 डिवाइड बाई टाइम कितना है 4। रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किसका लेना है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर क्या ले? 100 और 70, लगातार टेम्परेचर बदल रहा है, तो एवरेज टेम्परेचर लेंगे। 100 और 70 का एवरेज कितना होगा दोनों के बीच का? 85। तो बॉडी का टेम्परेचर लेंगे 85, 85 माइनस 15, 70। तो 30/4 इज इक्वल टू के इंटू 70। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से बनाते हैं, फिर से लगाते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग 70 माइनस 40, 30 डिवाइडेड बाई टाइम। रेट ऑफ कूलिंग होता है के, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब बॉडी का टेम्परेचर क्या लें? दोनों का एवरेज, 70 और 40 का एवरेज, 70 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 55। टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो नहीं बदलेगा, कुछ भी हो जाए, सराउंडिंग बहुत बड़ा है हमारा। 50 माइनस 5 माइनस 15, 30/t is equal to k into 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके हमको टाइम निकालना है। क्या करें? दोनों को डिवाइड कर दें। देखो यहां पर मैं करके दिखा रहा हूं, 30/4 इज इक्वल टू 70 के है, और 30/t इज इक्वल टू 40 के है। दोनों को डिवाइड करूंगा, 30 30 कैंसल, ये t/4 आ जाएगा। ठीक है, के कैंसल, 70/40, 0 0 कैंसल, 4 4 कैंसल, t आया 7 मिनट में आएगा आंसर, क्योंकि हम यहां पर टाइम को मिनट में रखें, तो 7 मिनट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट करेंगे, और नोट करने के बाद हम लोग 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। if mass of molecule of a gas are half and their speed double, then the ratio of initial and final pressure। प्रेशर, मास और स्पीड के बारे में दिया है, प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, मास और स्पीड के बारे में दिया हुआ है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्वेश्चन है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बोलता है? PV इज इक्वल टू 1/3 N M C का स्क्वायर। C मतलब स्पीड, M मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स है। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली 1/3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है,
मास में और स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू सी स्क्वायर। ये है इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। इनिशियल प्रेशर P1, फाइनल प्रेशर P2 इज इक्वल टू, देखो जल्दी से कैसे आंसर लाएं। मास के बारे में दिया हुआ है, मास आधा हो गया, तो मान लेते हैं शुरुआत में मास m था, तो बाद में मास कितना हो गया m/2। ठीक है। स्पीड, स्पीड के बारे में क्या था, स्पीड डबल हो गया, तो मान लेते हैं शुरुआत में स्पीड c था, तो बाद में कितना हो गया 2c, इसका स्क्वायर। देखो फटाक से आंसर आ जाएगा। अब P1/P2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पर चला गया, सी कैंसल, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 1/4, 1/2 आएगा। तो P1/P2 मतलब प्रेशर का रेशियो कितना आ रहा है 1/2। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना, हम लोग प्रोपोर्शनल के कंसेप्ट से फटाक से आंसर ला सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, इनिशियली रुका हुआ है, एक्सप्लोड एंड ब्रेक इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, ये 3 पार्ट में टूट गया, 1 2 3, 1:1:3, इसका मास 1 kg, इसका मास 1 kg, इसका मास 3 kg। The two pieces of equal mass flying perpendicular to each other. Two pieces of equal mass flying perpendicular to each other. अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, परपेंडिकुलर फ्लाई कर रहे हैं, कितने स्पीड से 21 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। और बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ हैवियर फ्रेगमेंट, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। इसकी वेलोसिटी किधर है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, हमको नहीं पता। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है और एंगल कितना बना रहा है थीटा। v आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है v। देखो ये एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन एक्सप्लोजन का है मतलब फटने वाला क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन कोलिजन का है टकराने वाला, हमेशा याद रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा ही लगेगा। एक्सप्लोजन का क्वेश्चन हो या फिर कोलिजन का क्वेश्चन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा ही लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कर सकते हैं। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं आपको बताता हूं, यहां पर क्या बोल रहा है। एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, ये 3 पार्ट में टूट गया, 1 kg, 1 kg एंड 3 kg। इसकी स्पीड यहां है 21, इसकी स्पीड यहां है 21, इसकी स्पीड ये है v, कितना एंगल बनाया थीटा। इस v को हम लोग सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं v cos थीटा, इस डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं v sin थीटा। जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos, दूसरे वाले के साथ sin। जैसी मैं तोड़ा, इसका कोई काम नहीं है। अब हम लोग लगा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब भी कोलिजन का क्वेश्चन हो या फिर एक्सप्लोजन का क्वेश्चन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये मैं एक्स डायरेक्शन में लगा रहा हूं, किस डायरेक्शन में एक्स। ये इनिशियल मतलब फटने से पहले, ये तो रुका हुआ था, तो इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनल एक्स डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी 21। इसका एक्स डायरेक्शन में, सॉरी एक्स डायरेक्शन में इसका तो कुछ नहीं है, ये तो वाई डायरेक्शन है। इसका एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज 21। इसका एक्स डायरेक्शन में मास इनटू वेलोसिटी, मास है 3, वेलोसिटी है v cos थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन। अच्छा इसको यहां पर 21 को इधर लाते हैं, तो -21 इज इक्वल टू 3v cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। फिर से लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन अब जो लगाएंगे वो y डायरेक्शन में लगाएंगे। किस डायरेक्शन में, y। इनिशियल ये तो रुका हुआ है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। इसका मोमेंटम y डायरेक्शन में मास इनटू वेलोसिटी 21, इसका तो y डायरेक्शन में है नहीं, इसका मास इनटू वेलोसिटी, मास है 3, वेलोसिटी है v sin थीटा। इधर गया तो -21 इज इक्वल टू 3v sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2, हमको v निकालना है। हमको क्या निकालना है, v कितना है ये निकालना है, थीटा को गायब करना है। कैसे करें,
पहले और दूसरे इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। कैसे कर रहे हैं? स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। देखो लेफ्ट साइड 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड किया। राइट साइड को भी वही करना पड़ेगा। 3v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 3v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 3v स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। यहां पर मैं थोड़ा डायरेक्ट किया हूं। अब हमको v निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू, हाँ, 3v स्क्वायर, यही होगा। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? मास इंटू वेलोसिटी 21, 3v cos थीटा। गलती कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर कट के ऐड करना है ना। 3v, 3 का स्क्वायर 9, तो 9v स्क्वायर होगा ना। क्या होगा? 9v स्क्वायर। ठीक है, 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर v का स्क्वायर। हमको v चाहिए, तो v कितना आएगा? v स्क्वायर आ रहा है 2 इंटू 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। तो v कितना हो जाएगा? इसका रूट, रूट लेंगे तो 21 बाई 3 इंटू रूट 2, 3 1 3 7 जा, तो आंसर आ रहा है 7 रूट 2। ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप लोग देख लो। अगर ऑप्शन मैच ना करे तो रूट 2 की वैल्यू 1.4 होती है लगभग, तो रूट 2 की वैल्यू 1.4 रखोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। इफ r रिप्रेजेंट रेडियस, d डेंसिटी एंड v वेलोसिटी, r, d और v के बारे में दिया हुआ है आपको, है ना, रेडियस, डेंसिटी और वेलोसिटी, और ईटा क्या दिया है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो r d v अपॉन ईटा, इसका डायमेंशन पूछ रहा है। ठीक है, ये डायमेंशन का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले r d v का डायमेंशन निकालते हैं। r d v, r रेडियस, रेडियस एक प्रकार का लेंथ है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मतलब एल अपॉन टी। तो देखो ये क्या हो जाएगा? एम, एल का पावर एल स्क्वायर और एल क्यूब, एल का पावर -1 हो जाएगा, टी का पावर 1 ऊपर गया तो -1, तो एम एल का पावर -1, टी का पावर -1। ये किसका आया? आर डी वी का आया। अब ईटा का डायमेंशन निकालना है। ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालें? कोई भी एक फॉर्मूला एज्यूम करो जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता हो, है ना। किसी भी क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है, तरीका यही है। कोई भी एक फॉर्मूला एज्यूम करो जिसमें वो क्वांटिटी आती हो। तो एक स्टोक्स थ्योरम था। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता था? विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी -2। इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता, ईटा का निकालना है। आर का एल, वेलोसिटी का एल, टी -1 होता है। देखो एक एल कैंसल, बचेगा क्या? एम, एल का पावर 1 इधर जाएगा तो -1, टी का पावर -1 इधर जाएगा तो +1, -2 और +1 -1। तो ईटा का डायमेंशन आ रहा है एम एल -1 टी -1। ईटा का डायमेंशन और आर डी वी का डायमेंशन क्या सेम है? तो दोनों का डायमेंशन अगर सेम है तो कट जाएगा, तो डायमेंशन लेस रहेगा ये। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है? व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी आर इन द रेशियो 2:3। देखो ये ग्राउंड है, एक बॉडी को ऊपर फेंके, मान लेते हैं v स्पीड से ऊपर जाएगा, बीच में एक पॉइंट है P। ठीक है, इस P पॉइंट पे
पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। मान लेते हैं ये हाइट है h, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इफ द सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद डबल द प्रीवियस वेलोसिटी, इसी बॉडी को डबल द प्रीवियस वेलोसिटी से फेंकते हैं, then at the same point the ratio of potential energy kinetic energy will be, then at the same point मतलब इसी पॉइंट पे, मतलब सेम हाइट, then at the same point पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। मान लेते हैं ये रेशियो है x, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी p है तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी p ही रहेगी, क्योंकि हाइट सेम है। यही लॉजिक लगाना है आपको, दोनों जगह हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। हाँ, यहां पर की काइनेटिक एनर्जी और यहां पर की काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आएगा। तो मान लेते हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी k1 है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी k2 है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो देखो इस इंफॉर्मेशन को भी यूज करते हैं। यहां वेलोसिटी v है, यहां 2v है। हमको पता है टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है हर जगह में। यहां पर की टोटल एनर्जी और यहां पर की टोटल एनर्जी सेम रहेगी। यहां पर टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर है, इतनी एनर्जी से फेंके। यहां पर टोटल एनर्जी कितनी है, P प्लस K1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगाते हैं। टोटल एनर्जी यहां पर और यहां पर सेम रहेगी। यहां पर कितनी है, हाफ एम 2v का स्क्वायर। यहां पर कितनी है, P प्लस K2, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है। अब क्या करें, हमको P अपॉन K1 दिया हुआ है और P अपॉन K2 पूछ रहा है। देखो यहां पर थोड़ा सा ना मैथ्स भी लगाते हैं हम लोग, है ना, कॉम्पिडेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। P अपॉन K1 दिया हुआ है 2/3। मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर को सेम रख रहा हूं, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर रहा हूं। देखो ध्यान से, P अपॉन K1 प्लस P कर रहा हूं, न्यूमरेटर को सेम रख रहा हूं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जोड़ दिया। जो चीज लेफ्ट साइड में कर रहा हूं वही चीज राइट साइड में भी करना पड़ेगा। 2 इसको सेम रखा हूं, 3 + 2 5, ऐसा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्पिडेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। समझ में आ रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। इसको मैं रब कर रहा हूं। जो काम यहां किया वही काम यहां पर भी कर सकते हैं। P अपॉन K2 कितना दिया हुआ है, x। न्यूमरेटर को सेम रख रहा हूं, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, इट इज P प्लस K2। ये होगा x, कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया। अब इससे फायदा क्या है, देखो देखो अगर इस वैल्यू को आप e रखते हो, ये वैल्यू e है, तो ये वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 ही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर e है तो इसकी वैल्यू 4 ही होगी। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को डिवाइड कर देते हैं, हमको तो x निकालना है। 3 और 4 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या क्या बचेगा, देखो P अपॉन K1 प्लस P, P अपॉन P प्लस K2, P कैंसल। अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 को 4 से तो हो जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस P, और इससे डिवाइड करूंगा तो P प्लस K2 ऊपर चला जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा 2/5 डिवाइडेड बाई 2/5 डिवाइडेड बाई x अपॉन x प्लस 1, यही आएगा। P प्लस K2 कितना है, 4e, और ये कितना है e, 4e/e 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 x प्लस 1 अपॉन x। 2 1 जा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो 10 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई x आया, इधर गया। 10x इज इक्वल टू x प्लस 1, इधर गया। 9x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/9। करेक्ट आंसर इज 1/9। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ 100 न्यूटन फोर्स एक्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी। एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 केजी। कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन का। दिया हुआ है यही। प्लेस्ड ऑन अ रफ टेबल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। ये रफ टेबल है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? 0.5। जी की वैल्यू 10 लेने बोल रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन निकालना है। देखो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। mg फोर्स नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन रोक रहा है इसको। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया हुआ है? 0.5। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? mg के बराबर। m की वैल्यू कितनी है? 10। g की वैल्यू 10। तो 10 इंटू 10 दैट इज आ रहा है 50 न्यूटन आ रहा है। तो इस तरफ फोर्स लग रहा है 50 का, इस तरफ फोर्स लग रहा है 100 का। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। नेट फोर्स कितना होगा? ये 100 है, ये 50 है। 100 माइनस 50, 50 नेट फोर्स हुआ। मास कितना दिया हुआ है बॉडी का? 10 केजी इंटू एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे ही कंसेप्ट था, नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? A wire made up of material having Young's modulus Y and has an extensional stress S applied to it. The Poisson's ratio of the wire is sigma, lateral strain. देखो Poisson's ratio सिग्मा दिया हुआ है। Poisson ratio होता क्या है? Lateral strain by longitudinal strain। ये lateral और longitudinal क्या होता है? आप चिंगम को खींचोगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। चिंगम को खींचोगे तो पतला होगा वो, है ना? तो लेटरल स्ट्रेन ये है। मतलब खींचने से लेटरल स्ट्रेन कम होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ेगा। लेटरल स्ट्रेन पूछ रहा है आपसे, ये दिया हुआ है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालते हैं तभी लेटरल स्ट्रेन निकलेगा। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकलेगा? हमको पता है स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस कितना दिया हुआ है? एस। एस इज इक्वल टू वाई इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आया? एस बाई वाई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आया? एस बाई वाई। पुट करें, ये इधर चला जाएगा। तो सिग्मा इंटू एस बाई वाई, ये हो जाएगा लैटरल स्ट्रेन। समझ में आया? सो करेक्ट आंसर इज सिग्मा इंटू एस बाई वाई। कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। A rod of mass m, length L is non-uniform. The mass per unit length of the rod is mu. Mu is equal to bx. क्या बोल रहा है? एक रॉड है जिसका मास है m, लेंथ है L। ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। अगर यूनिफॉर्म रॉड होता तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता। सेंटर ऑफ मास कहां रहता? एकदम बीच में, अगर यूनिफॉर्म रॉड होता तो। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और उसका मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है bx। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं इसका मास बढ़ते जा रहा है। अगर मास बढ़ते जाएगा तो सेंटर ऑफ मास बीच में तो नहीं रहेगा, थोड़ा आगे खिसक जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए
क्या बोल रहा है, एक रॉड है, ठीक है, मास है m, लेंथ है l, जो भी डिस्टेंस नाप रहे हैं वो यहां से नाप रहे हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं इस रॉड का, ये छोटे से पोर्शन का मास कितना है, dm। ये पोर्शन इस एंड से कितने दूरी पे है, x, और इस छोटे से पोर्शन का लेंथ कितना है, dx। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, अब आप ये बताओ dm की वैल्यू क्या होगी, dm क्या है, थोड़ा सा मास, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ का मास है म्यू, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, म्यू इंटू dx, है ना, एक लेंथ का मास है म्यू, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, म्यू इंटू dx, और dx लेंथ का मास कितना है, dm, तो dm की जगह क्या रखेंगे, म्यू इंटू dx। म्यू की वैल्यू कितनी है, bx, तो bx इंटू dx, बस। तो dm की जगह bx dx रख देते हैं, dm की जगह bx dx इंटू x अपॉन dm की जगह bx dx। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक होगा, x का लिमिट कहां से कहां तक जा रहा था, 0 से लेकर l तक, लिमिट होगा 0 से l। बस अब इसको सॉल्व करना है। देखो b कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और कट भी जाएगा, यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, हो गया। अच्छा यहां पर क्या बचेगा, एक्स dx, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, पूरे में लिमिट कितना है, 0 से l, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 हो गया। एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x, लिमिट है 0 से l, पुट करेंगे तो 2/3, l माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, l माइनस 0 l, तो करेक्ट आंसर इज 12/3। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, चलो नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू सब्सटेंसेस 5:6। दो सब्सटेंस है S1 और A, और भी दो सब्सटेंस है मान लेते हैं, दो सब्सटेंस है A और B, इनके डेंसिटी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:6। स्पेसिफिक हीट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5, और हीट कैपेसिटी का रेशियो पूछ रहा है, मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ ए अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ बी, इसका रेशियो पूछ रहा है। कैसे निकाले, तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेंसिटी, इनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। हमको पता है हीट कैपेसिटी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। हमको निकालना है रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को इधर ले गए, तो ये हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर है, एस इंटू डी, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो जल्दी से आप कैसे सॉल्व करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5, तो ये हो गया 3/5। डेंसिटी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:6, तो 5/6, 5 कैंसल, 3 1 जा 3 2 जा, आंसर कितना आ रहा है, 1/2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1:2। ठीक है, डेट इज बी ऑप्शन। नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है, दो वायर है, दोनों का लेंथ सेम है, रेडियस सेम है, आर जॉइंट एंड टू एंड। एक वायर ये हो गया, दूसरा वायर ये हो गया, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, आर जॉइंट एंड टू एंड्स। इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर, दोनों वायर, इसका यंग्स मॉडुलस y1 है, इसका y2 है, अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं तो इनका इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस, भाई यही वायर अगर ज्वाइन हो गए तो इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है 2 अपॉन इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस होगा 1 अपॉन y1 प्लस 1 अपॉन y2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इट इज बी ऑप्शन, 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 97 क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज गिवन फिगर बिलो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, स्लोप इसका स्लोप दिया हुआ है m। स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा, ये m दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब ये जो एरिया होगा ये डिस्टेंस ट्रेवल बताएगा। एरिया क्या बताएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एरिया कितना है? ये ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ बेस, बेस है t, हाइट, हाइट कितना है? u, तो हाफ t इंटू यू। ये क्या ये ऑप्शन दिख रहा है? ये ऑप्शन तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हमको स्लोप भी दिया हुआ है। देखो स्लोप tan थीटा होता है m, और tan थीटा इस ट्राइंगल में कितना होगा? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज u अपॉन t। u अपॉन t m दिया है, इससे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u बाई m। t की वैल्यू को पुट कर दे तो हाफ u बाई m इंटू यू, दैट इज हाफ u स्क्वायर बाई m। क्या ये ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है? हाफ u स्क्वायर बाई m, बी ऑप्शन दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोटिंग हाफ इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नॉट। एक लिक्विड है, इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है? रो नॉट। एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है? इसकी डेंसिटी दी हुई है रो। आधा डूबा हुआ है, मतलब आधा पोर्शन ऊपर है, आधा पोर्शन डूबा हुआ है। इस लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है? एस। लिक्विड का सरफेस टेंशन एस दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ द ड्रॉप, इस ड्रॉप का रेडियस निकालना है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, कैसे सॉल्व करें? चलिए देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है? इस लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया है? रो नॉट। ठीक है, इस लिक्विड का ठीक, एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड है ना? इस लिक्विड का डेंसिटी रो नॉट दिया हुआ है, सरफेस टेंशन एस दिया हुआ है। ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है? रो, और इसका रेडियस आपसे पूछ रहा है, रेडियस के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले देखते हैं, अच्छा इसका आधा पोर्शन ऊपर है, आधा पोर्शन नीचे है, आधा डूबा हुआ है, ये रेडियस निकालना है। सबसे पहले देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स mg लग रहा है, ठीक, लिक्विड में है तो एक फोर्स बायोंसी फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा है? बायोंसी फोर्स। और एक और फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, बता सकते हैं कौन सा फोर्स? जो ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से, है ना? सरफेस टेंशन एस दिया हुआ है, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है। ये पर यूनिट लेंथ फोर्स है। टोटल लेंथ कितना होगा? अगर टॉप व्यू देखें तो टोटल लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर। तो एस इंटू 2 पाई आर, एक फोर्स और ऊपर लग रहा है। क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। चलिए, नीचे का फोर्स कितना है? mg। ऊपर का फोर्स कितना है? बायोंसी फोर्स प्लस s इंटू 2 पाई आर। मास को क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बायोंसी फोर्स क्या होता है? जिस लिक्विड में डूबा हुआ है उसकी डेंसिटी इंटू जितना पोर्शन डूबा हुआ है। आधा डूबा हुआ है तो वॉल्यूम होगा v बाई 2 इंटू जी प्लस एस इंटू 2 पाई आर। ये है, इसको इधर भेजेंगे, vg कॉमन निकल जाएगा, रो माइनस रो नॉट बाई 2 ये आएगा, इज इक्वल टू एस इंटू
2 पाई आर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पीयर शेप कैसा है, स्पेरिकल, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 2 रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एस इंटू 2 पाई आर। ये आ रहा है, पाई से पाई कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये 2 और ये 2 कैंसल, एक आर से आर क्यूब कैंसल, तो आर स्क्वायर बचेगा। इसको मैं डाल दूं, तो क्या आ रहा है, आर स्क्वायर बाई 3, आर स्क्वायर बाई 3, 2 रो माइनस रो नॉट इंटू एस। ये आ रहा है, हमको तो आर निकालना है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3s अपॉन 2 रो माइनस रो नॉट। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ओवर 3s अपॉन 2 रो माइनस रो नॉट। यही आंसर होगा, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एम जी बायोन्सी फोर्स मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम टू जी, वॉल्यूम जी रो माइनस, अच्छा यहां पर जी लिखना मैं भूल गया हूं, है ना, यहां पर जी है ना, तो यहां पर भी जी आएगा। ठीक है, यहां पर जी आएगा, तो यहां पर भी जी आएगा, यहां पर जी आएगा, तो यहां जी आएगा, यहां पर भी जी आएगा। ठीक है, जी लिखना मैं भूल गया था। समझ में आया, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3s अपॉन 2 रो माइनस रो नॉट जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कीजिए आप। ये रूट पूरे तरफ, पूरे में है ना रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 99th, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक। देखो एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा हूं कितने एंगल पे, 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो ए से लेकर बी तक जाने में कितना समय लगेगा, ये आपको पूछ रहा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री के एंगल पे ही दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कैसे करें, देखिए ये पॉइंट ए है, ये इंक्लाइंड प्लेन था, ये पॉइंट बी है। ए से लेकर बी तक जाने का समय निकालना है। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। आप देखोगे इस वेलोसिटी को तोड़ूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 नहीं 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा u cos 60, cos 60 कितना होता है, हाफ, तो u/2। ठीक है, इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस होगा, तो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, जब एक्सीलरेशन नहीं होता है तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ut/2 हो गया। ये हमको तो ए बी चाहिए, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस चाहिए। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस थीटा। देखो हमको बेस पता है, हाइपोटेनस चाहिए, कॉस थीटा होता है बेस, बेस कितना है, ut/2, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, ए बी, ए बी हमको चाहिए, तो ए बी कितना हो जाएगा, ये इधर गया तो ut/2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, 2 कैंसल, तो ut/√3। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ut/√3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। इसमें अगर आप कोई भी दूसरा अप्रोच लगाओगे तो आप फंस जाओगे, यही सबसे आसान अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज श्रिंक बाई 0.2%, अर्थ सिकुड़ गया कितना, 0.2%, विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, मास में कोई फर्क नहीं आया, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा आपको दिया हुआ, निकालना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी और रेडियस के बारे में रिलेशन निकालना पड़ेगा। हमको पता है एस्केप वेलोसिटी होता है √2 GR होता है। अब √2 G की वैल्यू कितनी होती है? GM/R² होती है G की वैल्यू इंटू R। एक आर कैंसल। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी, बाकी सब चीज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाऊंगा इक्वल टू साइन प्रोपोर्शनलिटी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/√R, √R मतलब R का पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ। तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का पावर माइनस हाफ। रिलेशन निकल गया? ठीक। अब क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो अब मैं रिलेशन निकालने के बाद ऐसा लिख सकता हूं, परसेंटेज चेंज इन एस्केप वेलोसिटी, परसेंटेज चेंज इन एस्केप वेलोसिटी होगा -1/2, जो भी पावर है वो सामने आ जाएगा, -1/2 परसेंटेज चेंज इन रेडियस, परसेंटेज चेंज इन रेडियस। ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे ये जो चीज मैं लिखा हूं, ये फॉर्मूला हर कंडीशन के लिए वैलिड नहीं है। 5% के अंदर आपको दिया हुआ है तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, 5% के ऊपर ये गलत आंसर देगा आपको। तो हमको जो दिया हुआ है वो 0.2% दिया है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखते हैं -1/2 परसेंटेज चेंज इन रेडियस, रेडियस कम हो रहा है कि ज्यादा? सिकुड़ रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन रेडियस होगा -0.2% होगा। माइनस माइनस प्लस, 2 से 1 कैंसल होगा, तो 0.1% ये आंसर आ रहा है। हमारा आंसर प्लस आ रहा है कि माइनस? प्लस आ रहा है। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन एस्केप वेलोसिटी 1% बढ़ेगा, सॉरी 0.1% बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे पता चला? हमारा आंसर प्लस आ रहा है, तो 0.1% बढ़ेगा। करेक्ट आंसर इज इंक्रीजेस बाय 0.1%। ठीक है, समझ में आया? मैं आपको 25 क्वेश्चंस मतलब 76 से लेकर 100 तक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, वेलकम।